करो राजेंद्र भाई, आप 15 साल की उम्र में ही 86 में कि 87 में 88 में ज्ञान समझ में आ गया, फिर लगा दुनिया को भी समझाना चाहिए, तो फिर वो समझाने में लग गए और क्या क्या सेवा की, कैसे कैसे आगे आए। तो ये सारी चीज़ें, तो बाबा का प्यार का अनुभव कैसा रहा वो बताएंगे। बाबा हमको रोज याद कराते हैं, भगवान तुम्हें पढ़ा रहा है, भगवान तुम्हें पाल रहा है, तो ये नशा, ये खुमारी चढ़ी रहे। बाबा कहते हैं तुमने भगवान को ढूंढा, इतने साल ढूंढते रहे, और फिर फाइनली समझ ये आया कि हमने तो ढूंढा ही नहीं, उसने ही हमको ढूंढा है। क्योंकि हमारे में इतनी समझ होती कि हम उसको ढूंढ पाते हुए तो हम पहले ही ढूंढ लेते हैं, जब फिर भी रजो प्रधान बुद्धि थी। जैसे ही हम बहुत छोटे से बच्चे थे, कोई 10वीं क्लास में पढ़ रहे थे, तो बाबा ने उनको ढूंढ लिया। पहली बार सेंटर पर आए। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बचपन के दिन, वो पहला दिन जो होता है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है हमारी लाइफ का, उसको भूलना नहीं चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि हम ज्ञान में चलते चलते इतने ज्ञानी, इतने योगी हो जाते हैं कि हमारा जो फाउंडेशन का समय है उसको भूल जाते हैं। तो तब तो इतने अच्छे विधि से बने हुए सेंटर नहीं होते थे, सिंपल प्रदर्शनी के चित्र टंगे होते थे। उसी पे हमको समझाया गया, जो समझाया गया, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में थे तो हाँ जी बोलते गए। ये मोहाली सेंटर जो है 3v1 में था उस समय। तो बाबा के मेजॉरिटी सेंटर एनटीडी होते थे, बहुत थोड़े सेंटर थे। बस कभी कभी मन में आता था, ये जो बुढ़ा बाबा बैठा है ये कौन है। जो भी कहा कि भगवान सर्वव्यापी, पूछा सर्वव्यापी है, हमने कहा हाँ जी है, तो कहते नहीं है, तो हमने कहा ठीक है नहीं है जी। तो जब बहनों ने तो अपनी तरीके से 7 दिन का कोर्स करा दिया, और कोर्स कराने के बाद जब पहली बार बाबा के कमरे में बिठाया गया, तब बाबा को लकड़ी का, पहले लकड़ी के बाबा के कटआउट्स लाइक चित्र होते थे, तो वहाँ बैठ गए। भी कहते जी आपको योग करना है, शायद कमेंट्री चला दी गई, और वहाँ बैठे तो बैठते ही ऐसे लगा जैसे ब्रह्मा बाबा के नैनों से आंसू बह रहे हैं। तो बचपन का वो मन था, आंसू देख करके हमारे भी नैनों से आंसू आने लगे। लव एट फर्स्ट साइट, तो वो पहला प्यार 10 मिनट बाद उठाया गया कि आ जाओ बाहर। उठ करके आए तो कहते कैसा लगा, तो हमने बता दिया जी ऐसा ऐसा, ये जो बाबा जी बैठे इनके आंखों से आंसू आ रहे थे, तुम्हारे भी आ गए। तो जो सिक्कीलदे बच्चे होते हैं, जो प्यारे बच्चे होते हैं, जो 5000 साल बाद माँ बाप से मिलते हैं, तो माँ बाप की आंखों में भी आंसू आते हैं, बच्चों की आंखों में भी आंसू आते हैं। तो वो जो बाबा ने आज भी कहा, जो फर्स्ट स्टेप लगा दी बाबा ने कि हम बाबा के सिक्कीलदे, वही लाडले, वही लायक बच्चे हैं, बाबा ने ही इतना लायक बनाया। क्योंकि हम तो बिल्कुल छोटे स्टूडेंट थे, 10वीं पढ़ते थे, कुछ समझ में नहीं आता था। आज बाबा ने बंदेलियों को भी याद किया। आपने बंदेलियों का तो बहुत समाचार सुने होंगे, बहुत अनुभव सुने होंगे, पर बंदेले का अनुभव नहीं सुना होगा कभी। तुम्हारे ज्ञान के पहले 5 साल जबरदस्त बंधन में रहा। जस्ट कोर्स ही पूरा हुआ था, 10वीं के एग्जाम सिर पे थे, 31 जनवरी को ज्ञान मिला था, फरवरी में एग्जाम होते हैं, तो अंदर में तो था नहीं। भाग के पहले सुबह 5 बजे योग शुरू होता था, 5 बजे से 5 मिनट पहले पहुंचना है, जाके अगरबत्ती भी हमने ही जलानी है। बहनों की ये विधि होती है आगे बढ़ाने की बच्चों को। तो
कहाँ जा रहे हो जी? हम तो योगा करने जा रहे हैं। किस लिए? कौन सा आसन करते हैं? पद्मासन करते हैं। पद्मासन माना कमल फूल समान बनने का आसन करते हैं। तो ये कौन से आसन होते हैं जो नहा धो के करते हो? सब लोग योगा करते हैं तो बाद में आके स्नान करते हैं जल्दी। इसलिए फिर ऐसे बहुत शौक था, उसमें बहुत थोड़ी सी किताबें होती थी। पंजाबी में तो शायद एक आधी किताब ही थी। एग्ज़ाम हो गए, छुट्टियों का समय होता है, तो मुझे शौक था कि बाबा का ज्ञान पंजाबी में मिलना चाहिए। तो मैंने पूछा भी कैसे होगा? कहते जी आप ट्रांसलेट करके तो हम छपवाएंगे, मधुबन भेजेंगे, मधुबन में छपेगी। मैं कुछ बहुत सारी जितनी उस समय किताबें थी सारी किताबें घर पे ले आया और उस पर फिर मैंने ट्रांसलेशन शुरू की। मैंने तो उस समय पवन भाई जी को दी थी। मालूम नहीं कि उससे छपी हैं या बाद में कैसे छपी है, वो उसकी डिटेल मुझे मालूम नहीं है। पर बहुत सारी बुक्स ट्रांसलेशन करके दी। और घर में ऐसी किताबें पढ़ी जाती थी तो कोई सज्जन घर पे आए तो उन्होंने कहा ये ब्रह्मा कुमारी की किताबें कौन है? तो मम्मी ने बताया कि ये तुम्हारा ये लाता है किताबें। कहाँ से लाता है पता नहीं। कहते हैं तुम्हारा बेटा तो आपसे गया। अब कौन माँ बाप चाहेगा कि बेटा आपसे चाहे? माँ को तो खास होता ही है। उस दिन से तो खूब मार पिटाई शुरू हो गई, बिल्कुल टांगे तोड़ देंगे ये वो। और सारी किताबें उन्होंने रखी और पता किया कि कहाँ इनका सेंटर है और वहाँ जाके बहनों को किताबें उनके पास फेंका है और कि आज से के बाद हमारे बेटे को यहाँ घुसने नहीं देना। नहीं, सिर्फ मम्मी गए, क्योंकि मम्मी हमारे शुरू से ही काफ़ी जोरदार है। और फिर हमारे पास स्ट्रिक्ट बैन लग गया, क्योंकि हम ज्ञान में 2 जुड़वा भाई हैं। तो हम पड़ोसी भी थे, मैं और प्रविंदर भाई, आप जानते होंगे मोहाली में हैं बीवी सरदार जी। हम इकट्ठे ही एक ही समय एक ही घड़ी में ज्ञान में आए हुए हैं और दोनों इस लंबी रेस में अभी तक सफलतापूर्वक आगे कायम है। तो मेरे माताजी गर्म थे, उनके पिताजी गर्म थे। और यहाँ तक कि सेंटर में जो गली के बाहर एक वो मोटरसाइकिल रिपेयर करता था, जहाँ वो रिपेयर कराते थे, वो उन्होंने उसको भी बोल दिया कि अड़ोसी पड़ोसियों को बोल दिया सेंटर के, छोटी कोठियों में सेंटर होते थे, देखना ये बच्चे आने नहीं चाहिए। तो कहते हैं ना बाबा की वो जो लगन लगी होती, तो अब दोपहर को गर्मियों के दोपहर में तो कोई होता ही नहीं है। तो बहनों ने हमें खुली छूट दे रखी थी, जिस घड़ी भी आपको समय मिले आप आ जाओ। तो हम दोपहर को पहुंच जाते थे, चाहे 5 मिनट के लिए पहुंचे। पहले फेज में रहते और 3 फेज तक लगभग 3 किलोमीटर साइकिल पे फटाफट पहुंच जाते। मेरा ख्याल आप में से मेजोरिटी है वो एक बार आते होंगे, है ना? 2 बार कौन कौन आता है अभी सेंटर पे डेली? 2 बार डेली है? तो मैं बंदेले होते हुए हम लोग 4-5 बार ही चले जाते थे। कोई काम भेजा बच्चों को, सब्जी ले आ, कोई सामान ले आ और सीधा पहले हम सेंटर जाते थे। 2 मिनट के लिए जाते थे, फटाफट दौड़ाना साइकिल और फिर 3 किलोमीटर का सफर ऐसे कर लेते थे। नहीं, टोली नहीं होती थी, परंतु बाबा की वो कशिश इतनी जबरदस्त रहती थी कि नहीं, जाना ही जाना है, हमको पहुंचना ही है और कोई चीज़ मिस नहीं करते थे। बाबा ने बैज को भी याद किया तो मुझे याद आया वो दिन थे कि जब बैज लगाने में अच्छे से बच्चे भी डरते थे। डरते क्यों थे? क्योंकि ब्रह्मा कुमारी इसको आज की तरह से बहुत रिस्पेक्टफुली नहीं देखते थे। ये समझते थे कि ब्रह्मा कुमारी में बच्चे गए तो हाथ से गए, शादीशुदा गए तो वो भाई बहन बना दिए जाएंगे, वो सुरमा डाल दिया जाएगा, जादू कर दिया जाएगा। तो से वो डर रहता था। तो अभी हमें तो था कि बाबा ने जो कहा है वो करना जरूर है। तो इसलिए बैच जो लगाना है। बाहर जाते थे, घर से जब बाहर निकलते थे कहीं भी तो बैच सामने लगाते थे। अब ये ओम शांति नहीं लिखा रहता था, वो बी होली बी योगी लिखा रहता था। और देखा कोई ऐसा व्यक्ति मिल रहा है जो जान पहचान का है, जो मना जान पहचान ना, जो घर वालों को भी जानता है, हमें भी जानता है, तो उन्हें फटाफट दूर से देख करके बैच उतारना और बनियान पे लगा लेना, अंदर शिफ्ट कर देना। तो लगाना जरूर है। तो 3 साल बाद पहली बार ऐसा मौका हुआ कि अब ये था कि अगर भी पढ़ाई पढ़ते रहेंगे, जब तक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होंगे तब तक हम अपने आप को बंधन से मुक्त नहीं कर पाएंगे। तो बाबा से यही था कि बाबा कोई जॉब मिल जाए। +2 पास की थी तो +2 में भी ये हुआ कि बस ना इतने नंबर भी ले लें कि हम बहुत हाई फाई इंजीनियरिंग में चले जाएं, नहीं, और इतना भी हो कि फेल भी हो जाए। तो
ठीक है। और उस समय +2 का रिजल्ट भी नहीं आया था, तो रेमडेक्सी लेबोरेटरीज जो घर के पास ही थी, वहाँ पर जॉब की ऑफर निकली न्यूज़पेपर में, हमने अप्लाई किया और सिलेक्शन भी हो गई। और सिलेक्शन होने के बाद 9 जुलाई में सिलेक्शन हुई, और तब हमने एक युक्ति रची कि अभी हमको जॉब के जो हमारे कलीग्स हैं वो मिल करके हम लोग जो हैं जयपुर जाएंगे। और जाना था माउंट आबू। 3 साल हो गए, बाबा कहते निश्चय हो तो फटाफट भागा चला है बच्चा मेरे से मिलने के लिए। तो हम कहें 3 साल हो गए अभी बाबा का हमें निश्चय नहीं है, या अब क्या बताएंगे। नहीं। तो ऐसे हमने कुमार अपने साथ थे 1-2, उनको घर बुलाया कि ये मेरे साथ काम करते हैं और हम लोग जयपुर जाएंगे। अब पूरा दिल्ली और जयपुर हम घूमेंगे। तो दिल्ली का जो आजकल पता नहीं मिलती, कि उस समय बुक्स मिलती थी ऐसी जिसमें सारी जानकारी रहती थी, नक्शे नुक्शे भी सब होते थे। तो अजल दीदी जी के साथ पहली बार मधुबन जाना हुआ। दीदी जी तो दिल्ली पहुंच गए थे, मैं उनसे 4-5 घंटा पहले पहुंचा। फटाफट दिल्ली बस स्टैंड पे जाकर के ऑटो किया और उसको कहा जो मोटी मोटी चीज़ें वो दिखा दो। कभी 17-18 साल का बच्चा था, अब पता भी नहीं है कि ये कहाँ पर क्या है। तो उसने लाल किला, इंडिया गेट, इस संसद भवन के बाहर ऐसे फटाफट ऑटो घुमाया और ये दिखा दिया। और हमने उसकी एक डायरी बना दी कि यहाँ घूमे हैं। तब तो ये कैमरे तो थे नहीं जो फोटो खींच दी जाए। मिलते थे किताबें, कहाँ क्या है। वहाँ से फिर शाम को 6 बजे उस समय आश्रम एक्सप्रेस चलती थी, तो ट्रेन में चढ़ के हम पहुँच गए। और फिर अब जयपुर तो माता पिता ने देखा हुआ था, पर हमने तो किताबों से ही पढ़ा। और उसका फिर सारी इटनेट बनाई कि हम यहाँ इस दिन यहाँ पहुँचे, इस दिन यहाँ पहुँचे। जैसे पहली बार हम जो है बाबा के पास पहुँचे और ओम शांति भवन में वापिस आए तो सारा समाचार बना करके सुनाया कि दिल्ली गए, जयपुर गए। तुमको माता जी को कहीं मन्नत पड़ गई कि आफ्टर माँ तो माँ ही होती है, बच्चे कितने भी चलाक हो गए। कहते माउंट आबू बर्फ पड़ी थी। माउंट आबू का तो पता नहीं है, जयपुर में तो नहीं पड़ी। अभी क्या सेंटर पे जाते थे तो सेंटर पे तो सुगंधित वातावरण रहता है, यहाँ अगरबत्ती भी जलाते हैं। तो अगरबत्ती की खुशबू जो है वो कपड़ों में भी आ जाती है। तो कई बार उन्होंने कहा कि अब उनको अंदर में पता भी है कि जाता है नहीं, तो हम भी बहाने से अभी वाइट ड्रेस पहनना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। और कभी कुर्ता एक ले लेना, कभी एक पजामा ले लेना, ऐसे वाइट ड्रेस जोड़ी जब बनानी। स्कूल में तुम्हारी होती थी वाइट ड्रेस सैटरडे के दिन के लिए, तो उसी को ही ऐसे करना। तो 5 साल बाद जो है तब जा करके एक ऐसा अवसर आया जब उधर हमने मकान एक मोहाली से शिफ्ट किया और चंडीगढ़ में 44 में एक मकान लेना था। तब मम्मी ने कहा कि गृह प्रवेश करना है तो हम गुरुद्वारे से ग्रंथी जी को बुलाएंगे। तो मेरे मन से मुंह से निकल गया, मैं कि काय को ग्रंथी बुलाते हो, तो जो गृहस्थी लोग होते हैं। तो फिर मैं बुलाना है तो वहाँ आश्रम से बहनों को बुलाओ ना। और 2-3 बार तो लड़कर के आई थी बहनों से, कैसे जाए बहनों बुलाने। मैं क्या भूल भाल गई होंगी, बहुत साल हो गए, आप जाओ एक बार। उधर बहन जी को हमने बता दिया कि ऐसे ऐसे आएंगे, आपको निमंत्रण देंगे। तो बहनें आई और घर का गृह प्रवेश हुआ। तो वो था जब समय जब 5 साल ये एक दिन का शास्त्र बनाया जा सकता है। इतने लोग कहते हैं ना बाबा ज्ञान का सागर है, बाबा के अनेक गुण है, पर हम तो कहते हैं बाबा बहानों का भी सागर है। इतने बहाने हमारे मन में आते थे कि कैसे हम सेंटर पे पहुंचे, युक्तियां आती थी। जैसे आजकल हम मुरली सुनते हैं तो मुरली से पहले उस समय एक भी विधि रखी हुई थी मुरली को और अच्छा करने के लिए, मुरली को पहले रिवाइज करेंगे। तो ना कोई क्लास में से कोई भी एक जो है वो पहले उसको मुरली का शॉर्ट में उसको सुनाएंगे। अब तो उसके लिए मुरली लेकर के हम भी कभी कभी हमारा भी दिल होती थी कि हम भी करें, भले क्लास नहीं अटेंड कर सकते हैं तो इतना तो करें। तो मुरली ले आते थे और रात को जब सब सो जाते थे, अब तब ये नहीं है कि बच्चों के अलग कमरे हैं, सब एक ही कमरे में सब सो रहे हैं। तो वहाँ पर ही रेड लाइट छोटी सी जल रही है, उसी के पीछे मुरली को यहाँ से निकालेंगे, उसको पढ़ेंगे नहीं। तो सुबह सुबह तैयार होकर के और फटाफट 5 बजे वहाँ पहुँच जाना है और फटाफट सुना कर फिर वापस भागना। जब तक माता पिता उठे तब तक अपना रिवाइज करा सुना करके वापस भी आ जाए।
तो वो समय रहा कि मतलब सारा कुछ गुप्त रीति से कहा करते रहे। फिर आप इतने जो बंधन में थे तो 93 में इतने दिन 15 दिन साइकिल यात्रा में कैसे गए? वो तब हम 44 में शिफ्ट हो गए थे, तब ठीक हो गया था थोड़ा थोड़ा? तब थोड़ा ठीक हो गया था। पिता मतलब दोनों? हाँ, मतलब जब घर का गृह प्रवेश करने के लिए बहनें आई उसके बाद थोड़ा प्यार आ गया। तब उन्होंने छुट्टी दे दी। मतलब तब ऑफिशियली जो है हम लोग ना अनऑफिशियली ही चलता रहा था तब तक। तो उनको पहली बार हमने बताया कि हम सेवा के लिए जा रहे हैं। बाकी उनको भनक तो सब होती है, माता पिता को छिपाए को छिपता नहीं है, समझ तो उनको सारी आती है। तो हमने कभी मुंह से नहीं बोला। उन्होंने कई तरीके से जानने की कोशिश की कि वहाँ जाते हैं, पर हमने कभी मुंह से नहीं बोला क्योंकि इतनी मारे पड़ी हुई थी कि उसका फिर बोलने की हिम्मत ही नहीं पड़ती थी। अच्छा, फिर वो तो ठीक हो गया। फिर उसके बाद जब 24-25 साल के हो गए, शादी का क्या सीन हुआ? शादी का ऐसा था कि हम 91 में एक बार मधुबन में फिर दोबारा से गए थे कुमारों की भट्टी में। तब हमने एक्सक्यूज दिया था कि हम आगरा में जा रहे हैं घूमने के लिए, अगेन ऑफिस की तरफ से। तो मधुबन में कुमारों की भट्टी में गए और लगभग 1100 कुमार उसमें ओम शांति वन में आए हुए थे और चंद्रमणि दादी जी की एक क्लास थी। चंद्रमणि दादी जी उस क्लास में सुना रहे थे कि बहुत से कुमार कुमारियाँ मेरे पास आते हैं और आकर के ये कहते हैं कि दादी हमारे माँ बाप बहुत परेशान करते हैं शादी के लिए। तो मैं उनको कहती हूँ मुठे, माँ बाप नहीं परेशान करते, तुम्हारी दिल दुख दुख करती है। जब तुम्हारी दिल दुख दुख करती है तो वो बोलते हैं। तो वो बात मन में बैठ गई कि मेरे अंदर से वो दुख दुख कहीं नहीं होनी चाहिए जो माँ बाप कभी बोल रहे हैं। और ये वंडर है कि कभी भी माँ बाप ने ये बोला ही नहीं। हालांकि मैं घर में बड़ा बेटा था, छोटा भाई भी था, तो छोटे की जब शादी करनी थी तब भी ये नहीं पूछा भी नहीं उन्होंने कि भाई तुम्हें करनी है कि नहीं करनी है तो बता दे, ना भी करनी तो बता दे, ये भी नहीं पूछा कभी। अच्छा, तुम्हारा बाबा जी कहते हैं अंदर में इतना मजबूती हमारे अगर है, तुम्हारा वाइब्रेशंस जो है वाइब्स भी ट्रेवल नहीं करें। तो वो जो दादी का कहा हुआ था। और प्याज लहसन की कहानी तो आपको पता, पंजाबी के प्याज लहसन ना बने। मतलब जिस घड़ी हम पहली बार सेंटर आए थे, जिस दिन शाम को आए थे, उस दिन भी नॉनवेज घर में दोपहर को बना था। पर वो दोपहर को बना था, शाम को हम सेंटर पे पहली बार आए जो प्रदर्शनी समझी। और उसके बाद वो दिन गया और लगभग हर संडे बनता था। और वो दिन गया, वो दिन खत्म। और फिर बाकी उसके बाद बचा प्याज लहसन। मतलब वो एक्सक्यूज करते रहे। अब प्याज लहसन में आप सोचे कि पता नहीं प्रैक्टिकल कैसे ऐसा होता होगा, परंतु हमारे साथ हुआ है कि हम लोग खाना जैसे जब जॉब भी ज्वाइन की तो खाना ले जाते थे। हमारी और मैक्सी में जो मेस होती है सभी लोग मिलकर के बैठ करके खाते हैं और सामने सबके सामने टिफिन खोलते नहीं, और वहाँ से थोड़ी सी चीनी या कभी नमक भी ले लेना कैंटीन से। और सूखी रोटी, अभी आप कहोगे कि नहीं खाएंगे नहीं, सब्जियां नहीं खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। अभी देखो बीमार तो लग नहीं रहा ना। तो सूखी रोटी सब्जी उसे नमक के या चीनी के साथ खा लेनी। और सामने बैठे हुए बाकी लोग दाएं बाएं सामने बैठे, हम लोग एक ही टेबल पे बैठ के सब लोग खा रहे हैं। और किसी ने ऐसा ना तो कुलीग ने पूछा कि भाई सब्जी क्यों नहीं खा रहे। और कई बार घरों में भी जो होते थे, जो छोटी जो सेंटर बीच में टेबल रहती है वहां पर खाना खाते थे, तो एक छोटी सी कटोरी नीचे रख देता था, खाली कटोरी। और ऊपर से ऐसे चम्मच लेना और उसको खाली कटोरी नीचे रखना। ऊपर से कटोरी खाली होती जाती थी, नीचे कटोरी भरती जाती थी और खाली रोटी खा लेता था। ये खेल भी सारा बरसों तक चलता रहा। तो बना अंदर में, क्योंकि हम उस भट्टी के समय भी गए थे तो चंद्रमणि दादी ने पूछा खाने पीने का कैसे कर दो। तो दादी को कहा था दादी प्याज लहसुन तो घर में बनता है। तो दादी ने कहा आज नहीं खाना। तो दादी ने कहा समझो वरदान बन गया कि उस दिन के बाद वो भी खेल पूरा हो गया। उस दिन का कभी नहीं खाया, कहा कुछ भी करो पर नहीं खाना है तो नहीं खाना है। कोई कभी पहले बहाना लगाते थे होम्योपैथी की दवा ले रहे हैं इसमें नहीं खाना होता है, मैंने एक्सक्यूज लगाई और वो धीरे धीरे फिर वो खत्म कर दिया। तो मेरा मन के अंदर इतनी दृढ़ता रहती है। तो उसके लिए जो मैंने समझा है इस लंबी यात्रा में, क्योंकि हम लोग भी देखते हैं दुनिया में भी समय हो रहा है। समर्पित होने का थॉट कैसे आया आपको? सेवा में ही लग जाए। और दिन में मतलब जब यहाँ पर भी रहते थे तो हम लोग इतने सेवा में बिजी थे। जिसे भी पहली बार हम 93 में हमारी जो साइकिल यात्रा थी चिंतपूर्णी से दिल्ली तक, उसमें बहन जी के साथ भी रहे थे। और
बाकी भी सेवाओं में यहाँ पर इतना ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व किया हुआ था कि मतलब निमित्त मात्र सिर्फ घर में सोने के लिए जाते थे। तो इसलिए यही रहता था कि अपने जीवन को फुल टाइम कर दें, परंतु लंबा समय लगा इस समय में। ये समझो कि जो भी हिसाब तक को क्लियर करने में कहें तो ये था कि तो बड़ों के आगे बात रखी कि अभी हम समर्पित होना चाहते, तो कहते तो इसके अंदर जो विशेषता है तो यहाँ क्या करेगा, तो हम मधुबन भेजते हैं। तो इसलिए मधुबन भेजा गया। और सेवाएं में भी बताऊं कि आजकल काफ़ी चीज़ें इजी हो गई हैं। मोहाली में देखा सिखिज्म का काफ़ी रहता है, तो छोटा सा था अभी ना, उस समय ऐसे लेक्चर्स नहीं होते थे बहुत अच्छे अच्छे। तो उस समय भी बाबा जैसे टच करता था, बड़े बड़े टॉपिक्स भी टच करता था, उसका मटेरियल भी क्या होता है वो टच करता था। और जब कहीं जाते थे तो कहते थे बाकी बातें छोड़ो, एक सरदार जी थे, बहुत बड़ी इंडस्ट्री के एमडी थे, उसने मैं उसको प्योरिटी पेपर देने जाता था तो उसने 6 महीने तक तो मुझे उसकी सेक्रेटरी के अंदर ही आने दिया। 6 महीने बाद उसने कहा आज सर बुला रहे हैं आपको। उसने कहा जी देखो ये आप 6 महीने से देते आ रहे हैं, आपको टेस्ट कर रहा था। अच्छा। तो ये देखो सारी है, मैंने सारी प्योरिटी पेपर आपके पढ़े हैं और मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ कि आप लगातार डेडिकेटेड होकर के आ रहे हो। और उसके बाद उसने इतनी सेवाएं उसने कराई। वो रोटरी के प्रेसिडेंट भी थे, इंडस्ट्री एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे। तो सबको ये होता था छोटा सा बच्चा है, क्या इसको दुख है जो इसमें मेडिटेशन की बातें करता है, स्ट्रेस फ्री की बातें करता है। तो क्योंकि मैं इनको कहता कुछ प्रोग्राम करो, बहनों को बुलाओ। तुमको कहते तुम्हें क्या तकलीफ है, तुम क्यों इसमें आ गए? तो मुझे तकलीफ नहीं है, तो भगवान ने चुना है अपना कार्य कराने के लिए, तो कैसे बाबा कार्य कराता है। तो शॉर्ट में बताता हूँ, जब मैं इस ज्ञान को अपनी लंबी लाइफ अगर जीनी है इस ज्ञान योग के जीवन में, नहीं तो सच्चाई सफाई बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मुझे नहीं याद कि हमने कभी भी निमित्त बहनों से कुछ भी छिपाया हो, कुछ भी कभी नहीं छिपाया होगा। जो चाहे तो कहाँ जाना है, तो आजकल तो मोबाइल भी है, उस समय तो लैंडलाइन फोन तक भी नहीं होते थे, तब भी हम इवन कहाँ जा रहे हैं वो भी बहनों को चाहे साइकिल में भाग करके बताते थे कि दीदी हम आज यहाँ जा रहे हैं। और धन का पोता मिले, मन का पोता मिले, सारा जो है बिल्कुल क्लियर होता था। यहाँ तक कि एक बार अव्यक्त बाबा ने, शायद आप पुरानों को याद होगा, एक बार कहा कि बड़ी दादी जी थे तो मुरली चली तो बाबा ने कहा कि माला बनाओ 16,108 की। तो दादी ने सभी सेंटर्स पे चिट्ठी भेजी और चार्ट एक बना के भेजा कि ये जो है कौन 108 में आने के लायक समझते हैं वो इस चार्ट को भरो, 16,108 में आना चाहते हो। तो हमने तो भरा नहीं थी, कहाँ हम 16,108 में आएंगे। तो हमारी बहनों ने कहा कि तेरा चार्ट तो हम भर सकते हैं, तुमने क्यों नहीं भरा? हम कैसे भरेंगे, हम कहाँ 16,108 में आएंगे? तो कहते तेरा चार्ट तो हम भर सकते हैं। मतलब इतना बड़ों को फेथ हो, इतना विश्वास, और तो तब होता है जब हम बिल्कुल क्लियर रहते हैं, क्लीन एंड क्लियर रहते हैं, सच्चाई सफाई रहती है, तो अंदर में कोई बोझ भी नहीं रहता। ये जो कई बार बहुत से बाबा के बच्चे शिकायत करते हैं ना कि योग नहीं लगता है, अगर हम क्लीन क्लियर है तो योग हम नहीं बाबा को याद करें, बाबा हमको याद करता है कि बाबा हमको कार्य कराना है उसको, तो हमको याद करते हैं। तो ऐसे इतना क्लीन क्लियर है तो बड़ों को भी लगा कि नहीं इस बच्चे की विशेषता है, इसको आगे हम आगे चांस दें ताकि ये बाबा का और आगे बच्चा बने। ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं, फिर दोबारा मिलते रहेंगे, सुनाते रहेंगे।